हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का वीडियो जिनका भी हिंदी 100 मार्क्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आप लोगों के लिए। ये वीडियो बीएससी में आप लोगों हो या फिर बीकॉम में हो या फिर बीए में हो, तीनों के लिए, तीनों स्ट्रीम वालों के लिए, अगर तीनों में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिनका हिंदी 100 मार्क्स है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले एक वीडियो और डाली थी मैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी अगर मुझे याद रहा तो। अगर मुझे याद नहीं रहेगा तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे पाऊँगी। तो आप लोग MIL पार्ट 1 के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वो उस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। जो लास्ट में 3 वीडियो होगा वही होगा। ओके, देखिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। देखिए, आप लोग अगर हिंदी 100 मार्क्स लिए हैं तो कुछ सिलेबस के बारे में पता होगा, ज़्यादा तो नहीं पता होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग अगर बीएससी में होंगे तो आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में ध्यान दे रहे होंगे। जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रहे होंगे उस सब्जेक्ट में ध्यान दे रहे होंगे। हिंदी 100 मार्क्स में कोई ध्यान नहीं देता, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, कोई बात नहीं है अगर ध्यान नहीं दिए तो। अगर इसके लिए आप लोग सिर्फ 2-3 लेक्चर सिर्फ देख लीजिएगा, फिर भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आप लोगों का 100 में 80 प्लस हिंदी में मार्क्स आ सकता है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहो। आप लोग के लिए मैं हिंदी का एक प्लेलिस्ट बनाई हुई हूँ, MIL पार्ट 1 BRABU के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में जितने सारे वीडियो है सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप लोग 80 प्लस से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। देखिए, मैं एक वीडियो बनाई थी इससे पहले जिसमें मैं आप लोगों को गद्य खंड मतलब कहानी भाग से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था सभी के सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताई थी और याद करना भी सिखाई थी। और मैं 2-4 बार एक ही क्वेश्चन का आंसर बता के आप लोग को याद भी करवाई थी। तो आज उसी तरीके से हम लोग पोएम का, देखिए कहानी में तो हम लोगों का सिर्फ 13 चैप्टर था, तो एक वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दी। थोड़ा जल्दी बोली, थोड़ा फास्ट बोली और मैं कंप्लीट करवा दी। और लेकिन हम लोगों का जो काव्य भारती है मतलब पोएट्री पार्ट है उसमें हम लोगों का टोटल 26 चैप्टर है। इसके लिए मैं 13 चैप्टर या फिर 12 चैप्टर इसमें और 14 चैप्टर उसमें करके करवा दूंगी। ओके, तो आज हम लोग चलिए देखते हैं कितना, अगर 1 घंटे में जितना क्वेश्चन कवर हो सके उतना मैं करवा दूंगी। और जो भी बचेगा इसका पार्ट 2 आएगा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और 3 वीडियो आप लोग देख लिए, आप लोग का लिटरेचर पोर्शन, पोएम और पोएट्री और स्टोरी दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं ग्रामर के लिए चैप्टर वाइज वीडियो लाऊंगी। जैसे संधि हो गया तो संधि का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दूंगी, समास हो गया तो समास का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहेगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा जो आप लोगों के एग्जाम में आने की 100% प्रोबेबिलिटी हो। ऐसी मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, इसके लिए पहले बहुत रिसर्च करना पड़ता है और एक वीडियो बनाने में लगभग 5-6 घंटा का टाइम देना होता है। सिर्फ 1 घंटा का वीडियो आप लोग के पास पहुँचता है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए मैं बाद में बताती हूँ और सब कुछ। स्टार्ट करते हैं पहले अपने क्लास को। और एक बात बता दूं, अगर चैनल पे कोई भी स्टूडेंट न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग बीएससी में हो, बीए में हो, बीकॉम में हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जिस क्लास में पढ़ते हो उसमें आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो बीएससी में होंगे या फिर बीकॉम में होंगे या फिर बीए में होंगे। ओके, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हिंदी 100 मार्क्स अगर उन लोगों का है तो सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। क्लास थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग तो देख ही लीजिएगा, मुझे इतना पता है, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी स्टूडेंट हैं सभी पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। देखिए, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर के राइटर है हम लोग का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें जितना भी चैप्टर उसमें पढ़ना था, चैप्टर और उसका राइटर कौन कौन है, वो वीडियो मैं डाली थी। सभी लेखक का नाम ऊपर थंबनेल में लिखा होगा, आप लोग जाके देखिएगा उस वीडियो को। और सभी एक जगह आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप लोग अच्छे से उसको याद भी कर सकते हो। ओके, तो देखिए सबसे पहला लेसन है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर के राइटर कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर के राइटर कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस रूप में ख्यात है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी और प्रगतिवादी दोनों रूप में ख्यात है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी किस रूप में ख्यात है, सूर्यकांत त्रिपाठी छायावादी और प्रगतिवादी दोनों रूप में ख्यात है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1887 मतलब 1887 में हुआ था। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में हुई थी, क्योंकि देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट का जहाँ पे जन्म होता है ना, उसके प्रारंभिक शिक्षा मतलब वो जो शुरू में पढ़ाई करते हैं ना, वो वहीं पे करते हैं जो जहाँ उनका जन्म होता है। हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में अगर जहाँ पे जन्म हुआ वहीं पे उन लोगों का प्रारंभिक शिक्षा होता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म भी बंगाल में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी बंगाल में ही आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन कब हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन 1961 में हुआ था। मैं आप लोगों से 5 क्वेश्चन बताई हूँ, 5 में से कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग बोलिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में जाके आंसर दे के आइए। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, फिर रिटर्न आइए। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिए होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट आगे मूव करती हूँ। 5 तक बता दी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन 1961 ईस्वी में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सर्वप्रथम प्राप्त होने वाली रचना कौन सी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सर्वप्रथम प्राप्त होने वाली रचना है जूही की कली। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलूँगी आप लोगों को, इस बात को बार बार याद दिलाऊंगी। इसमें मैं जितना भी क्वेश्चन बता रही हूँ आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चन टिप्स पे होने चाहिए। अगर आप लोग से कोई भी पूछ दिया तो आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले आंसर बता दीजिएगा, इस प्रकार का टैलेंट होना चाहिए। तो पूरा वीडियो देख लीजिए और अच्छे से देखिएगा, सिर्फ देखिएगा ही नहीं, थोड़ा एक्टिव होकर बैठ के देखिए ताकि आप लोग को याद भी हो। ये नहीं सो रहे और देख रहे हैं, ऐसे में फिर याद ही नहीं रहेगा। अगर आप लोग सिर्फ वीडियो से देखते हो तो आप ज़्यादा मतलब कि कैप्चर नहीं कर पाओगे अपने दिमाग में। तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होकर देखिएगा, ओके। तो अगर एक बार में पूरा याद नहीं हो पाता अच्छे से तो दूसरी बार वीडियो देख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं जो जितना भी वीडियो डाल रही हूँ आप लोग के भलाई के लिए डाल रही हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जो भी मतलब कि वीडियो आता है इस चैनल पे, उसमें जो भी क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, ओके। आप लोग हिंदी में कुछ समझाने वाले तो है नहीं, अगर समास वगैरह आएगा तो उसमें मैं ट्रिक वगैरह बताऊंगी ताकि आप लोग आसानी से पहचान पाए। लेकिन ये तो लिटरेचर है तो इसमें तो मैं कुछ समझाऊंगी नहीं, तो मैं तो सिर्फ आंसर बताऊंगी या फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जूही की कली की रचना कब हुई थी? तो जूही की कली की रचना हुई थी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तोड़ती पत्थर कविता में किसका चित्रण किया गया है? तो तोड़ती पत्थर कविता में पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी का चित्रण किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तोड़ती पत्थर किस प्रकार की कविता है? तो तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी कविता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी को कवि कहाँ देखता है? तो तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी को कवि इलाहाबाद के पथ पे देखता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी खराबी लगती है वीडियो में तो आप लोग मुझे बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप लोगों को उस टाइप का खराबी नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हम लोग। कौन सा चैप्टर, हम लोग तोड़ती पत्थर चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तोड़ती पत्थर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप लोग को बता दी। तोड़ती पत्थर के राइटर कौन है? तोड़ती पत्थर के राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो ये हम लोगों का 1887 में हुआ था, मतलब 1887 में। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में 1887 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग तोड़ती पत्थर को समाप्त करते हैं और हम लोग नेक्स्ट लेसन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट लेसन क्या है हम लोग का, व्याल विजय। व्याल विजय का राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। व्याल विजय किस विद्या की रचना है? तो व्याल विजय
कविता की रचना है। ओके, व्याल विजय के राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो व्याल विजय किस विद्या की रचना है? व्याल विजय कविता विद्या की रचना है। व्याल विजय किनकी कविता है? व्याल विजय दिनकर जी की कविता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के कैसे कवियों के मानने हैं? रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के कैसे कवियों में मानने हैं? तो प्रगतिवादी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन 1974 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु 1961 में हुई थी और उनका जो जन्म है वो 1887 में हुआ था। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1974 में। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य पद्धति के वारिस जाने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर छायावादी काव्य पद्धति के वारिस माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रामधारी सिंह दिनकर के प्रथम 3 काव्य संग्रह है। तो रामधारी सिंह दिनकर के प्रथम 3 काव्य संग्रह है रेणुका, हुंकार और रसवंती। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृति है। तो रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृति है संस्कृत के 4 अध्याय। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्याल विजय शीर्षक कविता में किसका महत्व वर्णित हुआ है? तो व्याल विजय शीर्षक कविता में नाद का महत्व वर्णित हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्याल विजय शीर्षक कविता में कवि ने किसको ललकारा है? तो व्याल विजय शीर्षक कविता में कवि ने विषाक्त युग को ललकारा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला लेसन तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा लेसन व्याल विजय रामधारी सिंह दिनकर। 2 लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग थर्ड लेसन पे मूव करेंगे। देखिए थर्ड लेसन क्या है हम लोग का? थर्ड लेसन है माता यशोदा। माता यशोदा के राइटर कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। माता यशोदा किस विद्या की रचना है? तो माता यशोदा हम लोगों के जो है वो कविता विद्या की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? माता यशोदा किनकी कविता है? तो माता यशोदा हरिऔध जी की कविता है। माता यशोदा हरिऔध मतलब हरिऔध जी की कविता है। हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हरिऔध जी ने किस भाषा में रचनाएं की है? तो हरिऔध जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाएं में रचनाएं की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रिय प्रवास हरिऔध जी का क्या नाम है? तो प्रिय प्रवास हरिऔध जी का नाम महाकाव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रिय प्रवास को किस युग की कविता का मानदंड माना गया है? तो प्रिय प्रवास को किस युग की कविता का मानदंड माना गया है? तो द्विवेदी युग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हरिऔध जी को किस काव्य के कारण सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है? तो हरिऔध जी को प्रिय प्रवास काव्य के कारण सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब हुआ था? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का निधन कब हो गया था? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का निधन 1945 में हुआ था। देखिए मैं 3 आदमी का निधन बताई हूँ। सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन बताई थी आप लोगों को 1961 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर का निधन बताई थी 1974 ईस्वी में। अब हम लोग जान लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय का निधन कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। ओके, और हम लोग सबसे पहले जाने थे किसका जाने थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हम लोग का जन्म जाने थे 1887। उसका रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जाने थे 1908 और अयोध्या सिंह हरिऔध का जन्म है 1865।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, माता यशोदा हरिऔध जी के किस काव्य के अंतर्गत है? तो माता यशोदा हरिऔध जी के प्रिय प्रवास काव्य के अंतर्गत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह हम लोग 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला लेसन था तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा लेसन था व्याल विजय रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा लेसन था हम लोग का माता यशोदा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब हम लोग 4th लेसन पे मूव करेंगे। देखिए 4th लेसन क्या है हम लोगों का, भारत दुर्दशा। भारत, देखिए भ से भारत, इसके राइटर भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत दुर्दशा के राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा शीर्षक कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक के अंतर्गत है? तो भारत दुर्दशा शीर्षक कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा नाटक के अंतर्गत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हुआ था 1885 ईस्वी में। तो देखिए अभी हम लोग सबसे पहले देखे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। उसके बाद देखे थे रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में। उसके बाद देखे थे हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का निधन कब हुआ था? तो हम लोग देखे थे 1945 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग का क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हुआ था 1850 ईस्वी में। 45 याद रहेगा, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय का 1945 है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1885 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस रूप में ख्यात है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि, नाटककार, उपन्यासकार तीनों रूप में ख्यात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चंद्रप्रभा भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? तो चंद्रप्रभा भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है। 7 क्या है, भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी है। भारत दुर्दशा शीर्षक कविता भारत दुर्दशा नाटक का कौन सा गीत है? तो भारत दुर्दशा शीर्षक कविता भारत दुर्दशा का प्रथम गीत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग, मैं जिसके लिए भी ये वीडियो को बना रही हूँ, आप लोग सभी के पास इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। आप लोगों को पहुँचाना किसके पास है? BSc BA BCom के तीनों स्ट्रीम के हिंदी 100 मार्क्स जिनका भी है, सभी के पास इस वीडियो को पहुंचा देना है। इस वीडियो को पहुंचाना सभी के पास आप ही लोग का काम है। मेरा तो काम है सिर्फ वीडियो बनाना। मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दी, और आप लोगों का क्या काम है, जिसको इस वीडियो का ज़रूरत है उसके पास इस वीडियो को शेयर करके पहुँचाना। आप लोग जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे ना, उतना इस वीडियो को जिसको ज़रूरी है उसके पास पहुँच पाएगा। अगर आप लोग शेयर नहीं करते हो, देख के सीधा छोड़ देते हो, तो उसके पास कभी नहीं पहुंच पाएगा जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो आप लोग का एक ही काम है, वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। ओके, और अगर आप लोग का भी हिंदी 100 मार्क्स है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए। एक बार में याद नहीं होता है तो 2 बार देखिए, 2 बार में याद नहीं होता है तो 3 बार में देखिए, लेकिन आप लोगों को बस ये पूरा का पूरा क्वेश्चन याद होना चाहिए, चाहे आप लोग जैसे भी याद करें। और देखिए मैं कल एक वीडियो आप लोग के लिए बताई थी, जिसमें आप लोग को बताई थी, आप लोग के एग्जाम में, जैसे एग्जाम देने जा रहे हो ना, आप लोग का हिंदी 100 मार्क्स है, तो आप लोग का कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो आप लोग को 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आप लोग को सिर्फ 50 क्वेश्चन जवाब देना है। अगर आप लोग 60 और 70 देते हो तो आप लोग को ही नुकसान होने की ज़्यादा चांस है, समझे? क्योंकि देखिए अगर आप लोग 60 क्वेश्चन का जवाब देते हो और शुरू का आप लोग का 1 से लेकर 10 तक गलत है, तो आप लोग 60 क्वेश्चन का जवाब दे दिए हो, तो ऊपर और नीचे का 50 से 60 जो जवाब दिए होगा सभी के सभी 100% सही है, तो आप लोगों का 1 से लेकर 50 तक ही सही होगा, मतलब कि चेक किया जाएगा, उसी को कंसीडर किया जाएगा, बाकी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। पहले 50 क्वेश्चन को ही आप लोग को चेक किया जाएगा। तो अगर बाद में आप लोग कितना भी सही कीजिएगा, पहले अगर गलत कर दिए हुए तो आप लोगों को मार्क्स अच्छा नहीं आ पाएगा। तो आप लोगों को सोच समझ के सिर्फ
50 क्वेश्चन ये टिक करना है। ज़्यादा फालतू का टिक मत कीजिएगा, इससे आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोगों को जो भी क्वेश्चन 100% कन्फर्म होगा वही बस 50 क्वेश्चन बना के आइएगा। और आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, मतलब मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों को एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। और आप लोग भी, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जिस दिन आप लोग का पेपर होगा उस दिन मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को शेयर करूँगी। आप लोग उस पर जो भी एग्ज़ाम दे के आइएगा उसका क्वेश्चन पेपर का PDF मुझे सेंड कीजिएगा। मैं उसका 100% करेक्ट आंसर की बना के आप लोग के लिए डाल दूंगी, ताकि आप लोग देख पाएंगे आप लोग कितना अच्छा स्कोर कर पाए हो, ओके। और आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं 100% बोल सकती हूँ आप लोग 80% से ऊपर मार्क्स लाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1880। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारत दूरदर्शन शीर्षक कविता भारत दूरदर्शन नाटक का कौन सा गीत है। तो ये हम लोग का प्रथम गीत है। भारत दूरदर्शन शीर्षक गीत कौन गाता है। तो भारत दूरदर्शन शीर्षक गीत एक योगी गाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारत दूरदर्शन शीर्षक कविता में किस पर प्रकाश डाला गया है। भारत दूरदर्शन शीर्षक कविता में अंग्रेजों के विकास के कार्यों पर और भारत की दुर्दशा पे, दोनों पे विकास डाला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। देखिए अगर आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को कितने मार्क्स का होगा, तो जैसे हिंदी 100 मार्क्स, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है ना आप लोगों का, तो इसमें एक क्वेश्चन का आप लोगों को 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर देना है तो टोटल 100 मार्क्स के पेपर रहेंगे। यही अगर आप लोगों का प्रैक्टिकल है, ओके। तो अगर प्रैक्टिकल होगा ना आप लोगों का तो उसमें आप लोग का एक क्वेश्चन 1.5। चलिए अब हम लोग देखेंगे 5 लेसन। 5 लेसन क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली के राइटर कौन है, महादेवी वर्मा। तो चलिए मैं आप लोगों को 5 लेसन बताई हूँ। 5 लेसन का राइटर का नाम कम से कम रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि राइटर के नाम से भी आप लोग बहुत नंबर स्कोर कर सकते हो। तोड़ती पत्थर के राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर के राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। व्याल विजय के राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। माता यशोदा के राइटर है अयोध्या सिंह उपाध्याय। भारत दुर्दशा के राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। व्याल विजय के राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 5 लेसन क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली के राइटर है महादेवी वर्मा। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली किस विद्या की रचना है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली कविता विद्या की रचना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली किन की कविता है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली का राइटर कौन है, महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, महादेवी वर्मा सर्वाधिक ख्यात किस रूप में है। तो महादेवी वर्मा सर्वाधिक ख्यात कवित्री के रूप में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। तो महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा से पहले महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। तो महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। 7 क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता कैसी है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता छायावादी और रहस्यवादी दोनों है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में स्वयं को कवित्री क्या मानती है। मैं नीर भरी दुख की कविता में शीर्षक कविता में स्वयं को जल से भरी दुख की बदली मानती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में किसके लिए अस्थायीवास नहीं होता है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में बादलों के लिए अस्थायीवास नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में कैसी भावना अभिव्यक्त हुई है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में वियोग वेदना और जीवन के प्रति विरक्त की भावना, दोनों भावना अभिव्यक्त हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिए हम लोग 5 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां लेसन था मैं नीर भरी दुख की बदली के राइटर है महादेवी वर्मा। चौथा लेसन था भारत दुर्दशा के राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा लेसन था हम लोगों का माता यशोदा का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। और दूसरा लेसन था व्याल विजय रामधारी सिंह दिनकर। और पहला लेसन था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कोई लेसन था तोड़ती पत्थर। हाँ
चलिए 5 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 6 लेसन पे मूव करेंगे। देखिए 6 लेसन क्या है, ले चल मुझे भुलावा देकर। ले चल मुझे भुलावा देकर के राइटर है जयशंकर प्रसाद। ले चल मुझे भुलावा देकर शीर्षक कविता अन्य शीर्षक से प्रचलित है। ले चल मुझे भुलावा देकर शीर्षक मेरे नाविक शीर्षक से प्रचलित है। मेरे नाविक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ले चल मुझे भुलावा देकर शीर्षक कविता किनकी है। तो ले चल मुझे भुलावा देकर शीर्षक कविता प्रसाद जी की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हो गया। जयशंकर प्रसाद जी का निधन 1937 में हो गया, मतलब 1937 में हो गया जयशंकर प्रसाद जी का निधन। जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद किस रूप में ख्यात है। तो जयशंकर प्रसाद कवि, नाटककार, कहानीकार, इनमें से सभी रूप में ख्यात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कामयानी प्रसाद जी की क्या है। कामयानी प्रसाद जी की महाकाव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तितली जयशंकर प्रसाद का क्या है। तो तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ले चल मुझे बुलावा देकर शीर्षक कविता प्रसाद जी की किस काव्य संग्रह में है। तो ले चल मुझे बुलावा देकर का होगा लहर। किस कविता प्रसाद जी के काव्य संग्रह में है, लहर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, ले चल मुझे बुलावा देकर शीर्षक कविता में किसे बुलावा देकर पलायन करने को कहा गया है। तो परमेश्वर को। ले चल मुझे बुलावा देकर शीर्षक कविता में परमेश्वर को बुलावा देकर पलायन करने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, ले चल मुझे बुलावा देकर शीर्षक कविता में नाविक कहाँ के चलने के लिए कहा है। तो ले चल मुझे बुलावा देकर शीर्षक कविता में नाविक शांत प्रदेश में चलने को कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ले चल मुझे बुलावा देकर। देखिए अगर आप लोग ये जितना लेसन है सभी लेसन का समरी चाहते हो तो मुझे बोल दीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये सभी लेसन का मैं आप लोगों के लिए समरी भी ला दूंगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव आ रहा है आप लोग के एग्जाम में, इसके लिए मैं आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव वीडियो लाई हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ले चल मुझे बुलावा देकर शीर्षक कविता में किस शांत प्रदेश की ओर संकेत है। तो ले चल मुझे बुलावा देकर में कोलाहल मुक्त स्थान और प्रकृति की गोद दोनों की ओर संकेत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और 10 क्या है, ले चल मुझे बुलावा देकर शीर्षक कविता में नाविक कहाँ के चलने के लिए कहा है। तो शांत प्रदेश में। तो चलिए हम लोग 6 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर के राइटर है जयशंकर प्रसाद जी, और क्या व्याल विजय के राइटर है रामधारी सिद्धिनकर, तोड़ती पत्थर के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा के राइटर है माता यशोदा अयोध्यासी उपाध्याय हरिऔध। तो चलिए हम लोग 6 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 7 लेसन पे मूव करते हैं। 7 लेसन क्या है, काशी वर्णन। काशी वर्णन के राइटर कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के राइटर कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और काशी वर्णन भारत दुर्दशा दोनों के राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी वर्णन किस विद्या की रचना है। तो काशी वर्णन कविता विद्या की रचना है। काशी वर्णन किनकी कविता है। तो काशी वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन कब हुआ था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहांत किस अवस्था में हुआ था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहांत 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहांत किस अवस्था में हुआ था। तो 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में। 7 नंबर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस रूप में ख्यात है।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि, नाटककार, उपन्यासकार तीनों रूप में ख्यात है। तो मतलब हम लोगों का इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आप लोग उन सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा जिनका हिंदी 100 मार्क्स है। ओके, एग्जाम से पहले आप लोग एक बार जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी अच्छे, इसमें जितना भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। बस आप लोग को जैसे भी याद करना है कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को मैं जितना भी क्वेश्चन बता रही हूँ सभी आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस रूप में ख्यात है। और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आप लोगों को लग रहा होगा इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस रूप में ख्यात है। तो इनमें से सभी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, काशी वर्णन शीर्षक कविता में किसका वर्णन हुआ है। तो काशी वर्णन शीर्षक कविता में काशी नारी की अवदशा और काशी की बुराइयां दोनों का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 8 नंबर हम लोग देख लिए, 8 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 9 क्या है, हम लोगों का काशी वर्णन शीर्षक कविता में किस मंदिर का नाम उल्लेख हुआ है। तो काशी वर्णन शीर्षक कविता में विश्वेश्वर विश्वनाथ मंदिर का नाम उल्लेख हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, काशी वर्णन शीर्षक कविता में दूसरों को ठगकर कौन अमीर बनता है। तो काशी वर्णन शीर्षक कविता में दूसरों को ठगकर डरपोक और कायर अमीर बनता है। काशी वर्णन कविता में दूसरों को ठगकर डरपोक और कायर अमीर बनता है। तो हम लोग का इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए हम लोग 7 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग 8 लेसन पे मूव करेंगे। देखिए 8 लेसन हम लोग का क्या है, मंदिर द्वीप। मंदिर द्वीप के राइटर है हम लोग के महादेवी वर्मा। तो देखिए मैं आप लोग को सबसे पहले 8 लेसन जो बताई हूँ, 8 लेसन के राइटर का नाम कम से कम याद करवा देती हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। देखिए पहला लेसन हम लोग पढ़े थे तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर के राइटर थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा लेसन पढ़े थे व्याल विजय। व्याल विजय के राइटर थे रामधारी सिद्दीनकर। तीसरा लेसन पढ़े थे माता यशोदा। माता यशोदा के राइटर थे हम लोग के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। और चौथा लेसन हम लोग पढ़े थे भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा के राइटर थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और पांचवा लेसन पढ़े थे मैं निर्भरी दुख की बदली। तो मैं निर्भरी दुख की बदली के राइटर थे महादेवी वर्मा। और ले चल मुझे भुलावा देकर के राइटर थे जयशंकर प्रसाद। और उसके बाद काशी वर्णन के राइटर थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चलिए काशी वर्णन तक हम लोग पढ़ लिए हुए, अब हम लोग मंदिर द्वीप पढ़ेंगे। ओके, देखिए मंदिर द्वीप के राइटर कौन है हम लोग के, मंदिर द्वीप के राइटर है महादेवी वर्मा। मंदिर द्वीप किस विद्या की रचना है। तो मंदिर द्वीप कविता विद्या की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मंदिर द्वीप किन की रचना है। तो मंदिर द्वीप महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, महादेवी वर्मा किस रूप में ख्यात है। तो महादेवी वर्मा कवित्री रूप में ख्यात है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था। तो महादेवी वर्मा का निधन 1987 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा के प्रकाशित कुल कितने काव्य ग्रंथ है। तो महादेवी वर्मा के प्रकाशित कुल 5 काव्य ग्रंथ है। 7 नंबर क्या है हम लोगों का, महादेवी वर्मा की प्रथम प्रौढ़ रचना कौन सी मानी जाती है। तो महादेवी वर्मा की प्रथम प्रौढ़ रचना रश्मि मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, महादेवी वर्मा की रहस्य साधना का चरम उत्कर्ष उनकी किस काव्य कृति को माना जाता है। तो महादेवी वर्मा की रहस्य साधना का चरम उत्कर्ष उनकी दीपशिखा काव्य कृति को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मंदिर द्वीप शीर्षक गीत किस संग्रह के अंतर्गत है। तो मंदिर द्वीप शीर्षक गीत दीपशिखा और चांदनी संग्रह के अंतर्गत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, मंदिर द्वीप शीर्षक गीत में कैसी साधना अभिव्यक्ति हुई है। तो मंदिर द्वीप शीर्षक गीत में प्राणानुभूति और रहस्य साधना दोनों साधना अभिव्यक्त हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो चलिए हम लोग 8 लेसन रिवाइज कर चुके हैं, मतलब कि 8 लेसन का देख चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग 9th लेसन देखेंगे। देखिए 9th लेसन क्या हम लोग का, हिमालय। हिमालय के राइटर है रामधारी सिद्दीनकर। हिमालय किस विद्या की रचना है। तो हिमालय कविता विद्या की रचना है। हिमालय किन की रचना है। तो हिमालय हम लोगों की
दिनकर जी, हिमालय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना एक और है व्याल विजय, जो हम लोग का सेकेंड लेसन था। हिमालय किनकी रचना है? दिनकर जी। दिनकर जी किस रूप में ख्यात है? तो दिनकर जी छायावादोत्तर कवि के रूप में ख्यात है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दिनकर जी कैसे कवि है? तो दिनकर जी राष्ट्र कवि, ओज और प्रोज के कवि है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोनों। ऐसे आप लोगों को इसमें आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्या आंसर होगा। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हो गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन 1974 में हो गया था। संस्कृति के 4 अध्याय कैसा ग्रंथ है? तो संस्कृति के 4 अध्याय गद्य ग्रंथ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय कविता उनकी किस कृति के अंतर्गत है? तो रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय कविता उनकी हुंकार कृति के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हिमालय शीर्षक कविता में हिमालय को किसका प्रतीक बतलाया गया है? तो हिमालय शीर्षक कविता में हिमालय को भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताया गया है। देखिए, आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप लोग कितना भी बोर क्यों नहीं हो रहे हो, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को सीखना है और आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है। ओके, आप लोग मेरे चैनल से पढ़ रहे हो और आप लोगों को अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसके लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और जितना भी क्वेश्चन मैं बताती हूँ अच्छे से याद कर लीजिए उसको। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख चुके हैं। हिमालय शीर्षक कविता में हिमालय को किसका प्रतीक बतलाया गया है? तो भारतीय संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? हिमालय शीर्षक कविता में कैसा संदेश दिया गया है? तो हिमालय शीर्षक कविता में चेतना का, जागरण का और गतिशीलता तीनों का संदेश दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग टोटल 9 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 10 नंबर लेसन देखेंगे। लेसन 10 है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप के राइटर है अज्ञेय। हम लोग 10th लेसन देखेंगे। देखिए, आप लोग मैं पिछला वीडियो जो डाली थी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पोएट्री भाग का, उसमें आप लोग बहुत शेयर किए और आप लोग अपना बहुत सपोर्ट दिखाया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए स्टोरी पार्ट का डाली थी पहले, तो आप लोग के लिए आज पोएट्री पार्ट का डाल रही हूँ। अगर आप लोग वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर नहीं करते तो फिर मैं नहीं डालती। तो इसी तरीके से जैसे आप लोगों ने स्टोरी पार्ट को प्यार दिखाया था, इसी तरह पोएट्री पार्ट को भी प्यार दिखाइएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए ये आज तो मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पूरा 26 चैप्टर है इसके लिए, तो इसका पार्ट 2 लाओ, इसके लिए आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। ओके, देखिए 10th लेसन क्या है हम लोग का? नदी के द्वीप। नदी के द्वीप के राइटर है अज्ञेय। नदी के द्वीप किस विद्या की रचना है? तो नदी के द्वीप कविता विद्या की रचना है। नदी के द्वीप किनकी रचना है? तो नदी के द्वीप अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय कैसे कवि के रूप में ख्यात है? तो अज्ञेय प्रयोगवादी कवि के रूप में ख्यात है। अज्ञेय जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो अज्ञेय जी दिनमान पत्रिका के संपादक थे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रयोगवाद का आरंभ किस पुस्तक से हुआ था? तो प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक पुस्तक से हुआ था। 6 लेसन क्या है? 6 क्या है? अज्ञेय का कवित्व किसमें व्यक्त हुआ है? तो हम लोगों का इसका होगा प्रकृति और मानवीय भावबोध में, दोनों, मतलब 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें मैं जितना भी क्वेश्चन बता रही हूँ आप लोगों को सभी याद होने चाहिए। 7 क्या है? नदी के द्वीप शीर्षक कविता में व्यक्ति के किसके द्वारा संपूर्णता प्राप्त करने की बात कही गई है? तो इसमें होगा समाज के द्वारा। नदी के शीर्षक कविता में व्यक्ति के समाज के द्वारा संपूर्णता प्राप्त करने की बात की गई है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? नदी के द्वीप शीर्षक कविता में व्यक्ति की पहचान कैसे होने की बात कही गई है? तो नदी के द्वीप शीर्षक कविता में व्यक्ति की पहचान अलग रूप में होने की बात कही गई है। तो 8 का हम लोगों का बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? नदी के द्वीप शीर्षक कविता में द्वीप के किसके प्रति समर्पित होने की बात कही गई है? तो नदी के द्वीप शीर्षक कविता में द्वीप के नदी के प्रति समर्पित होने की बात कही गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग ये सभी चैप्टर का समरी चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोग के लिए समरी का भी वीडियो बना दूंगी। देखिए 11 नंबर क्या है? नदी के द्वीप कैसी कविता है? तो नदी के द्वीप प्रतीकात्मक कविता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अब हम लोग 10 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 11 लेसन पे मूव करेंगे। 11 लेसन है हम लोग का फूल और कांटा। फूल और कांटा के राइटर कौन है? हरिऔध। और हरिऔध एक और चीज़ के राइटर थे, आप लोग याद करके बताइए। मुझे तो जहाँ तक याद आ रहा है हरिऔध जो थे वो माता यशोदा के राइटर थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप लोग याद करके बताइएगा किसके थे। तो चलिए अब हम लोग फूल और कांटा पढ़ने वाले हैं। तो फूल और कांटा किस विद्या की रचना है? तो फूल और कांटा कविता विद्या की रचना है। फूल और कांटा किनकी रचना है? तो फूल और कांटा कवि हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब हुआ था? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। अयोध्या सिंह हरिऔध का निधन कब हुआ था? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का निधन 1945 ईस्वी में हुआ था। हरिऔध जी किस रूप से ख्यात है? तो हरिऔध जी कवि, आलोचक, इतिहासकार, इनमें से सभी रूप में ख्यात है। सिक्स क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन है, हरिऔध जी के काव्य ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो हरिऔध जी के जो हम लोगों के काव्य ग्रंथ है ना, हरिऔध जी के काव्य ग्रंथ में सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वो हम लोगों का होगा प्रिय प्रवास, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 7 क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना गया है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मंगला प्रसाद पारितोषिक हरिऔध जी को किस कृति के लिए प्रदान किया गया? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक हरिऔध जी को प्रिय प्रवास के लिए पारित किया गया, मतलब कि प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रिय प्रवास का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? तो प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ था। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फूल और कांटा शीर्षक कविता में किसके परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति का आकलन करने की बात कही गई है? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा व्यक्तिगतशील, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फूल और कांटा शीर्षक कविता में फूल को किसका प्रतीक माना गया है? तो फूल और कांटा शीर्षक कविता में मैं कितना नंबर बता रही थी? 11 शीर्षक कविता में फूल को किसका प्रतीक माना गया है? तो वो सज्जन, परोपकारी, सौम्य प्रकृति लोगों, इनमें से सभी का माना गया है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? फूल और कांटा शीर्षक कविता में कांटा किसका प्रतीक है? तो फूल और कांटा शीर्षक कविता में कांटा दुर्जन, स्वार्थी, क्रोधी सभी का प्रतीक है। तो हम लोग का 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए देखते ही देखते हम लोग 11 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग अच्छे से सिंसियर होकर शुरू से ही देख रहे होंगे तो आप लोगों को पूरा 11 लेसन कंप्लीट हो गया होगा और अच्छे से ऑब्जेक्टिव याद भी हो गया होगा। शायद एक बार में याद ना हो तो दोबारा एक बार देख लीजिएगा, या फिर मैं बता रही हूँ उस समय अगर आप अपने कॉपी में लिख रहे हो तो कॉपी से ही पूरा रिवीजन कर लीजिएगा बाद में। 12 लेसन क्या है? हम कौन थे? हम कौन थे के राइटर है मैथिली शरण गुप्त। हम कौन थे किस विद्या की रचना है? तो हम कौन थे कविता विद्या की रचना है। हम कौन थे किसकी रचना है? तो हम कौन थे मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त किस रूप में ख्यात है? तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग कवि के रूप में ख्यात है। हम कौन थे शीर्षक कविता में किसका स्मरण हो आता है? तो हम कौन थे शीर्षक कविता में अतीत, गौरव और प्राचीन पराक्रम दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अतीत गौरव और प्राचीन पराक्रम पूर्ण परंपरा का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? हम कौन थे शीर्षक कविता में कवि ने किसकी अवदेशा पर व्यथा व्यक्त की है? तो हम कौन थे शीर्षक कविता में कवि ने स्वतंत्रता पूर्व भारत की अवदशा पे व्यथा व्यक्त की है। मतलब 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हम कौन थे शीर्षक कविता में मानव का सच्चे कर्तव्य क्या संकेतिक है? हम कौन थे शीर्षक कविता में मानव का जो होगा ना उन्नति की ओर सक्रिय होना और अवनति को उन्नति को सोपान समझना। देखिए इसका ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्या है? रामकथा पर आधारित मैथिली शरण गुप्त की कौन सी काव्य कृति है? तो रामकथा पर आधारित मैथिली शरण गुप्त की साकेत काव्य कृति है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे आने वाला नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा कुछ दिनों में, वो भी आ जाएगा जिसमें बाकी के जो 13 चैप्टर बाकी रह गए उन सभी क्वेश्चनों का मैं आप लोगों को बता दूंगी। आज हम लोग 12 चैप्टर कंप्लीट कर दिए और 14 चैप्टर बाकी है। तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आप लोगों को
पार्ट कवर करना होगा। आप लोगों को करना क्या, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है ताकि मैं इसका पार्ट 2 ला सकूँ। ये हम लोगों का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग पूरे 12 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर बुरा लगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप लोगों को क्या ख़राब लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर।